नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदले, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम पत्र पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरीज में आज एक ऐसी महत्वपूर्ण संकल्पना का अध्ययन करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक तरह का हार्ट या सबसे जो हमारी अध्ययन विषय वस्तु है उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, वो है राज्य यानी स्टेट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य क्या होता है, कैसे राज्य अस्तित्व में आया है और उसके साथ ही ऐसे कौन से प्रमुख तत्व हैं जो आधुनिक समय में हम राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं। उन सब का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेट, अर्थ एवं प्रमुख तत्व। राज्य यानी स्टेट का हम सामान्य शब्दों में अर्थ समझने से पहले ये देखने का प्रयास करें कि पॉलिटिकल साइंस में इस कंसेप्ट के बारे में क्या विद्वानों ने कहा है और किस प्रकार से ये कंसेप्ट अस्तित्व में आई है। और संक्षेप में जब हम राज्य का अर्थ देखेंगे तो हमारा ये लिखा हुआ अर्थ ही उपयुक्त प्रतीत होगा। राजनीति विज्ञान में राज्य की संकल्पना को प्रमुख स्थान दिया गया। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। ट्रेडिशनल विचारक गार्नर यही कहता है कि शुरुआत भी राज्य से होती है और विषय का अंत भी राज्य के साथ होता है। अरस्तु का कहना है कि राज्य की जरूरत इसलिए है कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य को अपने विकास हेतु जिस सामाजिक सहयोग एवं प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, राज्य उसी सहयोग एवं प्रयत्न का प्रकट रूप है। इस प्रकार से अरस्तु एक प्रकार से राज्य को, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसने अपनी रचना पॉलिटिक्स में राज्य को एक ग्राम, कुल आदि का एक संगठन माना है जो मानव को सद्जीवन पर आगे ले जाने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संगठन मानता है और उसका मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है जो बिना समाज के रह ही नहीं सकता। यदि ऐसा व्यक्ति भी है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं, तो वो या तो जंगली जानवर है या देवता है। तो उसके बाद राज्य क्या है, इसका उत्तर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से दिया। राज्य का विवेचन अनेक दृष्टिकोणों से किया जाता है। समाजशास्त्री उसे मुख्यतः एक सामाजिक संगठन या तत्व मानते हैं। इतिहासवेता उसे ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानते हैं। नीति शास्त्री उसे ऐसी संस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना है। मनोवैज्ञानिक उसे एक ऐसा संगठन मानते हैं जो मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है। जबकि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो उसे एक राजनीतिक संगठन या संस्था मानते हैं जिसकी प्रतिष्ठा शासन के लिए हुई है। और विधि शास्त्री उसे एक संस्था मानते हैं जिसका उद्देश्य विधि की रचना और विविध स्वरूपों की रक्षा करना है। ये न मानवीय जीवन के विविध रूपों और विविध रूपों के विविध अध्ययन के लिए विषयों और उन विषयों के वैज्ञानिकों ने अपने अपने रूप के हिसाब से राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम यदि हम राज्य का विकास क्रम या उत्पत्ति देखते हैं तो यूनान के नगर राज्यों में होती है। और ये जो ग्रीक है यूनानी, जहाँ पर राज्य के लिए सर्वप्रथम पोलिस शब्द काम में लिया गया। उसके बाद रोमन साम्राज्य की स्थापना होती है जहाँ रेस पब्लिका, और उसके बाद में जब मध्य युग के अंदर सामंती युग आता है तो क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ शब्द प्रयुक्त हुए। किंतु इन सब में राज्यत्व का तत्व है यानी एलिमेंट ऑफ स्टेट लाइनेस अर्थात संप्रभुता की धारणा अनुपस्थिति थी। राज्य एक स्टेटो शब्द के रूप में मैकियावेली ने अपने लेखों में 16वीं सदी के शुरुआती हिस्से में इटली में सर्वप्रथम यानी स्टेट जो कहते हैं वो स्टेटो शब्द 16वीं सदी में मैकियावेली ने दिया था। उसके बाद 17वीं सदी के बाद में विभिन्न विचारकों के माध्यम से राज्य वास्तविक रूप में आता है और मुख्य रूप से ये आता है 1648 में यूरोप के विभिन्न देशों के बीच में जो वेस्टफैलिया की संधि होती है। इस संधि के तहत ही हमें निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा
प्रतिपादित होगी और एक असीमवादी राज्य एब्सोल्यूट स्टेट स्थान लेगा। राजतंत्रात्मक राज्य आएंगे, राज्य की शक्ति पूर्णतः इस रूप में होगी। बाद में धीरे धीरे राज्य अस्तित्व में आता है। फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, विभिन्न विद्वान अलग अलग इसकी परिभाषाएं देंगे। जैसे अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और गांवों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की उपलब्धि है। वहीं मैकियावेली राज्य को एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य पर सत्ता का प्रयोग करती है। लेकिन बर्गेस के अनुसार राज्य मानव जाति का विशिष्ट भाग है जो राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक राज्य की सर्वमान्य परिभाषा के रूप में देख सकते हैं इसे, कि राज्य एक राजनीतिक संगठन है। ये हम अपने विषय के अंदर इसे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे जिसका जो नेचर या स्वरूप होगा वो पॉलिटिकल होगा। और इसमें 4 प्रमुख तत्व है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इस प्रकार के ये एलिमेंट्स है जो कंपलसरी है। और ये जब चारों एलिमेंट्स किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तभी हम उसे स्टेट की संज्ञा देंगे। फिर है राज्य के आवश्यक तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट। तो हम राज्य के तत्वों को 2 भागों में विभाजित करते हैं और आधुनिक रूप में यही 4 तत्व सर्वमान्य रूप में दिखाई देते हैं। नंबर 1 के अंदर हम देखते हैं भौतिक आधार यानी भौतिक तत्व जो राज्य के लिए जरूरी है। सेकंड के अंदर है आध्यात्मिक आधार। भौतिक आधार के अंदर हम 2 प्रकार के तत्व देखते हैं। पहला जनसंख्या और सेकंड भूभाग। इसके आध्यात्मिक आधार में हम 2 तत्वों को सम्मिलित करते हैं, सरकार एवं संप्रभुता। तो आइए देखते हैं। पहला तत्व जनसंख्या। जब तक लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते तब तक राज्य नहीं बन सकता। राज्य में बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, अतः जनसंख्या राज्य का एक आवश्यक तत्व है। राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये निश्चित नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, वहीं रूसो के अनुसार ये 10,000 होनी चाहिए। किसी भी राज्य की जनसंख्या के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक ही धर्म, भाषा या संस्कृति से जुड़ी हो। गार्डनर के अनुसार जनता राज्य के संगठन के निर्वाह के लिए संख्या में पर्याप्त होनी चाहिए तथा वह उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जितने के लिए भूखंड और राज्य के साधन पर्याप्त हो। यानी गार्डनर कहता है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य का भूखंड और राज्य के संसाधन उसको पर्याप्त रूप से पालन पोषण हो सके। सोल्टाउ के अनुसार जनता की संख्या का संबंध प्रयोग की वस्तु की उपलब्धि, वांछित जीवन स्तर तथा सुरक्षा उत्पादन की आवश्यकता से होना चाहिए। बहुलवादी विचारक डिग्वी का भी मानना है कि राज्य की जनसंख्या इतनी तो होनी चाहिए कि शासक और शासितों का भेद स्पष्ट हो सके। तो इस प्रकार से राज्य का प्रथम जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है जनसंख्या। उसके बाद है निश्चित भूभाग। राज्य के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जनसंख्या निश्चित भूभाग में बसी हो जहां उसकी सत्ता निर्विवाद हो। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के भूभाग में नहीं रह सकता। राज्य के लिए अपेक्षित भूभाग का आकार निश्चित नहीं है। यह भूभाग इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए जिस पर राज्य की जनसंख्या वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर रूप से जीवन जी सके। डिग्वी सीले विलोबी निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। यानी ये विचारक जो है विलोबी है, सीले है और डिग्वी है, ये भूभाग जरूरी नहीं मानते, जबकि लॉर्ड एक्टन ट्रीटस के रेट जल छोटे राज्यों के विरुद्ध है। बलस्ली के अनुसार जैसे राज्य का व्यक्तिक आधार जनता है उसी प्रकार उसका भौतिक आधार भूभाग है। रूसो के अनुसार निरंकुश शासन बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त होता है, सामान्य क्षेत्रफल वाले राज्यों के लिए कुलीन तंत्र और छोटे राज्यों के लिए लोकतंत्र सबसे उपयुक्त होता है। मोंटेस्क्यू के अनुसार राज्य के आकार तथा उसमें अपनाई गई शासन प्रणाली के बीच अनिवार्य संबंध है। अब उसके बाद में आध्यात्मिक आधार के रूप में देखते हैं हम सरकार। सरकार राज्य की एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। ये स्टेट की जो विल या इच्छा होती है उसको व्यक्त करती है। यानी राज्य का एक ऐसा औपचारिक तत्व है जो मूर्त है। राज्य अमूर्त होता है, सरकार मूर्त रूप है। राज्य की क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य, क्या इच्छा है, उसको कार्य रूप देने का कार्य जिस साधन के द्वारा किया जाता है उसको हम गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं।
लोकतंत्रीय राज्य में अंतिम संप्रभुता जनता के हाथों में रहती है, तो वैधानिक संप्रभु सरकार है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आधुनिक प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्रों में जो जन प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से शासन का संचालन होता है, जनहित में होता है, और वो वैधानिक कानूनी दृष्टि से संप्रभु होते हैं। फिर है अंतिम तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन करा सके एवं बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी प्रकार का लेन देन, मैत्री या लड़ाई कर सके। यानी संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो राज्य को आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च रूप प्रदान करती है। राज्य अपनी संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग इन सभी मानवीय व्यक्तित्व पर उसे नियंत्रणकारी शक्ति इसी सॉवरेनिटी या संप्रभुता के कारण से प्राप्त होती है। और 16वीं सदी से ही राजनीतिक विज्ञान की ये सर्वाधिक एक विवादास्पद लेकिन साथ ही रुचिशील कंसेप्ट है। कोई राज्य संप्रभुता के कारण न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के मामलों में भी वह अंतिम सत्ता का दावा करता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं परिपाटियों का पालन करना अपनी इच्छा से करता है, किसी बाह्य सत्ता से बाध्य होकर नहीं करता। अतः संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है जो अन्य साहचर्यों से उसकी अलग पहचान बनाता है। यद्यपि ग्लोबलाइजेशन के दौर में 1991 के बाद में जैसे उत्तर आधुनिकता की बात फूको वगैरह आदि विचार करते हैं, उसमें राज्य की संप्रभुता पर कुछ चाहिए। लेकिन 2008 के बाद में जिस तरह दुनिया के अंदर आपके इनकी आर्थिक मंदी आती है, उसके बाद में 2000 अभी आपका 20 में कोविड जैसी महामारी आती है, तो इस प्रकार के पेंडेमिक और अन्य जो संकट क्राइसिस आते हैं उसमें निसंदेह राज्य की भूमिका उभर कर सामने आती है, वो पूर्ण शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार से हमने राज्य के 4 ये आवश्यक तत्व पढ़े। आज के इस वीडियो में हमने मुख्यतः राज्य का अर्थ और उसके प्रमुख तत्वों पर विचार किया। अब हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के कार्य क्या है, और आपके जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें राज्य के स्वरूप और कार्यों के बारे में 3 सिद्धांत ही दिए गए हैं, मुख्यतः उदारवादी दृष्टिकोण से, आदर्शवादी दृष्टिकोण से और उसके साथ ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राज्य का स्वरूप कैसा है और राज्य का कार्य क्या है। इन सभी टॉपिक्स का हम आगे अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।